नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हमारा जो सेशन है वो 17th पार्ट का है, यानी एसएससी चर्चा पर ये 17वां सेशन जा रहा है हमारा। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और बढ़िया से होली मनाइए अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, और ध्यान रहे लेकिन ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जिससे आपको आगे तकलीफ हो। तकलीफ का मतलब क्या, किसी को फर्जी मतलब किसी के ऊपर रंग मत डालिएगा, या किसी से मतलब इस तरह का झगड़ा मत करिएगा। आराम से मिलभाव से होली खेलिएगा, मिलभाव से। और बाकी तो आप जानते हैं, बुरा न मानो होली है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सेशन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने लास्ट वाले सेशन में अपना एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसको करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। ठीक, कह रहा है लघुत्तम समापवर्त महत्तम 680 होता है और योग 680 है। महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। लघुत्तम यानी एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 680। द एलसीएम इज 84 टाइम्स द एचसीएफ। इफ वन ऑफ देम इज 56 देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। ओके, देखो ऐसा है, सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है जिसमें एक संख्या आपको दे दी गई है, कितनी, 56, और आपसे कहा है कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या अभी निकल आएगी, लेकिन उसके लिए एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। अब क्या कह रहा जो एलसीएम है, एलसीएम और जो एचसीएफ है, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दे रखा है 680, लेकिन अनुपात है यहां पर। कह रहा जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है। हम एक्स नहीं मानते हैं, एक्स के बदले मानते हैं एक। क्या मानते हैं, एक। ठीक है, तो एचसीएफ को एक माना और एलसीएम इसका 84 गुना है, तो 84 टाइम्स, ठीक, और बराबर 680। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कैसे डिवाइड हो रहा है, क्या है। तो 680 को डिवाइड करना है 85 से। 85 से चलिए डिवाइड करते हैं 85 से, तो कितनी बार जाता है देखते हैं। देखते हैं, सबसे एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या 5 से कटेगा, ये 5 से काट देते हैं। चलिए देखिए 5 से काटते हैं। 5 से कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, चला गया एक बार। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 5 एकम 5, तो एक बचा। ठीक, 5 3 15, अब कितना बचेगा हमारे पास, 3, 5 6 30, 136। 5 से गया, 5 से इसको काट दो, कितना बार जाएगा, 17 बार। चला गया, तो कितनी बार जाएगा, फिर से डिवाइड कर दें, शायद 17 से 8 बार जाएगा, है ना, 8 बार। 17 8 136, 8 बार गया। अब एलसीएम निकालना है, तो देखो हम 84 से मल्टीप्लाई कर दें, और एचसीएफ निकालना है तो 1 से, तो एचसीएफ तो 1 आ गया, तो एचसीएफ 8 आ गया तो लिख दिया। और एलसीएम निकालेंगे तो गुणा करते हैं, देखें 8 चौको 32, 2 3 8 8 64 और 3 67, यानी 672। 672 आ गया। बस अब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 8 से 56 को काटिए 7 बार, और 7 से इसको काटिए, कितनी, 7 9 63, कितना बचेगा, बचा हमारे पास 7 9 63, तो हमारे पास बचेगा 4, 7 6 42, 96 आंसर आया। देखिए क्या सही है आपका उत्तर, जल्दी से एक बार देख लीजिए, मैं आपको चेक भी करा देता हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 680 को डिवाइड करेंगे किससे, 85 से। 85 तो 18, बेशक 18, देखो डायरेक्ट कर दिया 680, क्योंकि 84 गुना है तो 1 84 8। अब इस 8 का उठाकर एक बार हम मल्टीप्लाई कर दें 84 से, 672 आ रहा। देखिए बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय नहीं, मैंने आपको सब कुछ करके दिखा दिया है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं पता नहीं टीचर ने सही किया या नहीं किया, इसलिए। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सब चीज आपके सामने है, बिल्कुल प्रूफ के साथ। आराम से अब देखिए, समझिए, सीखिए, जानिए, और जो ना समझ में आया आप वो हमको बताइए। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न तो हो चुका है। ये वो वाला प्रश्न है जो मतलब हमने पिछले टर्न पे यानी लास्ट टर्न पे आपको छोड़ने के लिए दिया था कि आप घर से करिएगा, वो वाला क्वेश्चन है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं कि आगे का क्या हिसाब किताब है और किस तरह से आगे प्रश्न
प्रश्न करने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दो मिश्र धातु ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात 5:2 है तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। इस मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया। Two alloy A and B have zinc and tin in the ratio 5:2 and 3:4 respectively. Out of these alloy, a new alloy is formed by mixing 7 kg of A and 21 kg of B. What will be the ratio of zinc and tin in this new alloy? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। ऐसा है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अनुपात बदलता नहीं है। अनुपात बदलता नहीं है। अनुपात बदलता नहीं है। अनुपात बदलता नहीं है। ठीक, अनुपात बदलता नहीं। ध्यान रखिए। ए में ए का 7 किलोग्राम निकाला। ए का कितना? 7 किलोग्राम। बहुत ध्यान समझिएगा, 7 किलोग्राम। और रेशियो कितना है? 5:2। ठीक, जस्ता और टिन, ये जस्ता है और ये टिन है। कैसे डिवाइड करते हैं? देखिए, 7 को 7 से डिवाइड किया, सम ऑफ रेशियो है। ठीक, हमेशा। तो कितना आ गया? 1। इस 1 का उठाकर 5 में गुणा तो 5 केजी आ गया जस्ता, और इस 1 का उठाकर 2 में गुणा तो 2 केजी आ गया टिन। 2 केजी आ गया टिन। पहली चीज। अब बी की बात कर ले। बी कह रहा, बी जो है, बी इसमें 21 किलोग्राम है। कितना? 21 केजी। और इस 21 केजी में जस्ता और टिन का जो रेशियो है वो है 3:4। कितना है? 3:4। तो बांटते हैं। 21 को डिवाइड करो 7 से, कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 का उठाकर 3 में तो कितना आ गया? 9 केजी जस्ता। ठीक, और 3 का उठाकर 4 से गुणा तो 12 केजी टिन। ठीक, अब कह रहा है एक नई मिश्र धातु बनाई गई, उसमें जस्ते और टिन का अनुपात। तो नई मिश्र धातु बनाएंगे तो जस्ता एक तरफ रखेंगे, ठीक, और टिन एक तरफ रखेंगे। टिन। तो भैया जस्ता देखते हैं। 5 और 9 और 5 14। टिन एक तरफ, यानी 2 और 12। कितना हो गया? 14। अरे अनुपात तो बराबर, 1:1। खत्म आंसर। इससे सरल क्या होगा? दुनिया का सबसे सरल प्रश्न कराया मैंने आपको, सबसे सरल प्रश्न। देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए, मैं आपको प्रूफ करता जा रहा हूं कि हर चीज प्रूफ कर रहा हूं मैं आपको, है ना, कि किस तरह से हमें करना है। हर चीज मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको। चलिए कोई बात नहीं है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कैमरा और सेट कर लेता हूँ, शायद थोड़ी सी आसानी रहे। चलिए, कैमरा सेट हो चुका है, आगे देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। इसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखते हैं। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। बहुत बढ़िया। देखो, एमआरपी था 25,000, ठीक, 25,000। ध्यान रखिए, पहले 20% बट्टा दिया, मिला तो 80% में खरीदा, और फिर 5% बट्टा तो 95% हो गया। देखते हैं भाई, तो ये तो हो गया 4/5 और ये हो गया 19/20, ठीक, इतना। तो 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10, 0 से फिर 0 चला गया, कितना बचा? 250। तो 250 और एक काम करते हैं, अगर 5 से इसको काटते तो 5 बार जाता और 2 से काटते 25, फिर वही आ जाता, ठीक। तो 250 × 4 × 19, सही है। चलो देखते हैं।
तो देख लेते हैं, 19 चौको 76, तो 76 इंटू 250 0, 25 छक्का 150 0, कितना आया 15, सही है। और 25 सत्ते 175, 175 में 15 जोड़ो, कितना हो गया 175 में 15 जोड़ोगे 190, यानी 19,000 रुपए में खरीदा है। ठीक, कैसे? 2 डिस्काउंट के बाद। ठीक, अच्छा ये हमने ये 80% 95% क्यों मिला लिखा, एक समझिए। होता ऐसा है कि जब डिस्काउंट होता है, ठीक, तो 100% में माइनस करते हैं। ठीक, और जब प्रॉफिट होगा तो हम 100% में प्लस करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक, 19,000 रुपए में खरीदा, लेकिन ये तो खरीदा है ना 19,000 में। उसने क्या कहा है, अब उसने ये कहा है कि 19,000 में खरीदने के बाद इसने एक नई चीज करी। क्या करी है? कह रहा है 1,000 रुपए मरम्मत पर खर्च करता है, 1,000 रुपए मरम्मत पर, 1 2 3 मरम्मत पर। तो भैया कितना हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000, यानी 20,000 रुपए सीपी। और एसपी क्या था? एसपी था 25,000। एसपी क्या था? 25,000। एसपी था 25,000। ठीक, 20,000 और 25,000। अब कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बराबर होता है डिफरेंस, यानी अंतर, इनटू 100 अपॉन सीपी। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस तो 5,000 का आ रहा है, तो 5,000 लिख लिया, इनटू 100, और नीचे सीपी। सीपी कितनी है? 20,000। 20,000, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, भैया 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 25%। आंसर आपके सामने है। ठीक, ना समझ में आए फिर समझ लीजिए। 25,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, 20% और 5% क्रमवार बट्टे के साथ खरीदा। 25,000 उसका अंकित मूल्य था, पहले 20% बट्टा दिया, तो 20% बट्टा मतलब 100% माइनस 20%। ठीक, फिर उसने उसी में 5% दिया, तो 100% माइनस 5%, तो ये हो जाएगा 25,000। 25,000 20 गया तो बचा 80/100, समझिए। और इधर बचा 95/100, ये बचा है ना। अब आपको करना क्या है, ऐसे 2 0 से 4 0 से पहले 4 0 उड़ा दो भाई। 25 अट्ठे कितना हो गया? 200 हो गया। तो अब यहां पर 95 इंटू 200 कर सकते हैं, 0 0, 2 पंचे 10 की 0, हासिल लगाए, 2 9 18 और 1 19, 19,000 हो गया। कितना हो गया है? 19,000। कितना हो गया? 19,000 आ गया। देखो वही आया, और फिर 25,000 में बेच रहा है। 1,000 रुपए खर्च किए उसने उस पर मरम्मत पे इसकी, तो 20,000 रुपए में इसने खरीदा और बेच कितने में रहा? 25,000 में। तो कितना डिफरेंस आ गया? 5,000 इंटू 100 और नीचे 20,000। आंसर आ गया, खत्म। ठीक, तो ऐसे आराम से करना। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेन की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिली पेंसिल की संख्या भी बराबर हो। देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन विच 1001 पेन एंड 910 पेंसिल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच गेट एन इक्वल नंबर ऑफ पेन एंड गेट एन इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, वेरी गुड। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करना है। देखो ऐसा है, कह रहा है प्रत्येक को मिले पेन की संख्या और प्रत्येक को मिली पेंसिल की संख्या बराबर हो। ऐसा है, 1001 और है 910। कह रहा है एक ऐसी संख्या बताइए जो इनको पूर्णतया काट दे और काटने के बाद क्या हो, कुछ बचे ना, यानी पूरी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक, तो जब पूरी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट हो, पेंसिल ना बचे या बच्चे ना बचे, इसका मतलब होता है HCF निकालना। कितना? HCF। HCF कैसे? HCF भाग विधि से। HCF भाग विधि से, भाग विधि से HCF निकालना। कैसे? 910 को डिवाइड करेंगे 1001 से। एक बार गया 910, कितना बचेगा हमारे पास? 91। एक ये बचा है और 100 में 91, 9 ये आ गया 91। ठीक, ये इसको अब डिवीजर बना लिया, तो 91 यहाँ ले आए, ये 910 यहाँ आ गए,
यानी 10 बार चला गया, खत्म आंसर, खत्म। जो लास्ट डिवीजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो आंसर कितना आ गया? 91। खत्म, खत्म, बस यही करना है, आंसर आ गया। यानी 91 अगर पेंसिल दें सबको या 91 पेन दें तो आराम से बढ़ जाएगा, ना पेन बचेगा और ना ही पेंसिल और ना ही बच्चे बचेंगे, ये भी ध्यान रखिए, है ना। तो आंसर आपके समक्ष है, देखिए कैसा लगा आपको। ठीक, अगला प्रश्न। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने खर्च को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25% इफ अ फैमिली वांट टू कीप इट्स एक्सपेंडिचर ऑन शुगर एज बिफोर, देन बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन ऑफ द शुगर बाय द फैमिली शुड बी रिड्यूस्ड। देखिए, कभी ऐसा प्रश्न मिले जहां पर तुलना की जा रही हो, तुलना जिसको बोलते हैं कंपेयर, कंपेयर, ठीक, जिसको बोलते हैं कंपेयर, यानी तुलना की जा रही है। भैया अगर तुलना की जा रही है तो आपको ध्यान रखना है कि R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100, ये करना है। ठीक, ये करना है आपको। ये क्या करना है? सवाल की हमेशा फर्स्ट लाइन पढ़नी है। फर्स्ट लाइन क्या पढ़नी है? फर्स्ट लाइन पढ़ लिया। सवाल की हमेशा पहली लाइन पढ़नी है, सवाल की हमेशा पहली लाइन पढ़नी है। और अगर आपने पहली लाइन पढ़ ली, पहली लाइन आपको पढ़नी है, पहली लाइन में अगर वृद्धि है तो 100% में प्लस कर देंगे और कमी है तो 100% में माइनस। तो ये वृद्धि पे होता है और ये कमी पे होता है। सही है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं? तो पहली लाइन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है और तुलना हो रहा है, तो ऊपर तो 25 ही रहेगा लेकिन 100 प्लस यानी 125 होगा और इंटू 100, तो 25 से गया 5 बार और ये गया 20%। आंसर आपके सामने, देख लीजिए कितना आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अमर किसी काम के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है तथा शंकर उसी काम के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करें तो 1800 के मेहनताने में अमर को कितनी धनराशि मिलेगी? अमर कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क in 3 days and Shankar can do 1/6 of the same work in 4 days. If both of them together complete the work, then how much amount will Amar get in remuneration of 1800? Okay, देखते हैं। देखिए ये हमारा टाइम एंड वर्क है और टाइम एंड वर्क में पहले ये पता होना चाहिए कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है। सबसे पहले मैं चेक कर लूँ क्या कहा, मैं आपको दिख रहा हूँ? ठीक, तो दिख रहा हूँ शायद, हाँ दिख रहा हूँ। तो अब सबसे पहले देखते हैं। देखिए अमर क्या कर रहा है? किसी काम का मतलब गुणा 1/4 भाग कर रहा है 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। तो इससे ये पता चला कि पूरा काम करने में उसे 12 दिन लगेंगे। कितने? 12 दिन पूरा काम करने में, पूरा काम करने में उसे 12 दिन लगेंगे। ठीक, अच्छा अमर के बाद भैया कौन आ गया? अमर के बाद आ जाते हैं शंकर जी। शंकर किसी काम का 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। 4 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। 24 दिन में ये पूरा काम हो गया। अच्छा, टाइम एंड वर्क का एक नियम है। क्या नियम है? कि सबसे पहले जैसे अमर था, अमर एक काम को 12 दिन में कर रहा है और उसी काम को शंकर कर रहा है, यदि उसी काम को शंकर कर रहा है 24 दिन में। कितने? 24 दिन में। 24। तो कह रहा है दोनों मिलकर अगर करें तो सबसे पहले देख लें कितना काम करते हैं। तो ये हमारे टाइम एंड वर्क का एक रूल है। क्या? कि समय दिया होगा तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। हमें सबसे पहले एलसीएम मतलब होता है पूरा काम। क्या होता है? पूरा काम। 12 और 24 का एलसीएम 24 आएगा, तो 1 टाइम वर्क। देखते हैं 12 दूनी 24, 24 एकम 24, ये आ गया। देखिए अगर यहाँ दिन है
तो यहां निकलेगा एक दिन का काम। क्या निकलेगा? 1 डे वर्क। अगर घंटा होता तो 1 घंटे का काम, अगर मिनट होता तो 1 मिनट का काम, अगर सेकंड होता तो 1 सेकंड का काम। ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा दोनों मेहनताने में, दोनों मिलकर काम को पूरा करें यदि दोनों, तो 800-1800 के मेहनताने में कितना होगा? तो देखते हैं। अब एक काम करिए, जैसे दोनों काम कर रहे हैं दोनों लोग, तो 24 काम। भाई अगर हम देखें तो पूरा काम हमारे पास कितना है, पहले तो ये देखते हैं। तो हमने देखा कि जो पूरा काम है हमारे पास वो है टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम वर्क से। किससे? 1 टाइम वर्क। तो टोटल वर्क है 24 और 1 टाइम वर्क कितना है? 3। तो यानी 8 दिन में काम हो गया। इसका मतलब 8 दिन काम अमर ने किया होगा और 8 ही दिन काम शंकर ने। देखते हैं। तो अमर 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 8 दिन में अमर ने 16 काम किया होगा। ये अमर का काम है। ठीक, और 1 दिन में शंकर करता है 1 काम, तो 8 दिन में इसने किया होगा 8 काम। शंकर। ठीक, ये हो गया। यानी फिर से वही 2:1 में पैसा बढ़ जाएगा। तो 2:1 में बटेगा पैसा हमारा 1800। भाई देखिए, ध्यान समझिए, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा। कैसे? 3 रेशियो की वैल्यू 1800, तो 1 रेशियो की वैल्यू 600। अब आपसे क्या कह रहा है? अमर का। तो अमर भैया 2 रेशियो में कर रहा है, तो 2 बराबर क्या होगा? 2 बराबर 1200। आंसर आपके सामने है। 2 बराबर क्या आया? 1200। आंसर आपके सामने है, आप खुद देख रहे हैं। ठीक, तो अब आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न ऐसा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक टंकी में 3 नल हैं ABC। नल ए और बी टंकी को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी इस टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल क्रमशः 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे खोले जाएं, तो टंकी कितने बजे भरेगी या खाली होगी? There are 3 taps A, B and C in a tank. Tap A and we fill the tank in 3 hours and 4 hours respectively, while the third tap C can empty the tank in 1 hour. If all the 3 taps are opened at 2, 3 and 4 respectively, then at what time will the tank be empty or filled? Okay. सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हमें क्या करना है? देखना है A, B और C, 3 नल है। ये 3 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है और ये 1 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, देखिए इनका एरो ऊपर है। ठीक, एलसीएम कितना आएगा? 4 तिया 12। अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम मतलब होता है पूरा काम यानी टोटल वर्क। अब हमें क्या करना है? 1 टाइम वर्क निकालना है। 1 टाइम वर्क। ठीक है, देखते हैं। इसका आया 4, इसका आया है 3 और इसका आया है भैया 12। ठीक, 12 ये खाली कर रहा है। और 1 टाइम वर्क का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का काम। 1 घंटे का काम। 1 घंटे का काम। अब हुआ क्या है ये समझो। इसको 2 बजे खोला गया है। ठीक, इसको 3 बजे खोला गया है और इसको 4 बजे खोला गया है। ठीक, इसको 2 बजे, इसको 3 बजे और इसको 4 बजे खोला गया। देखते हैं, ऐसे प्रश्नों में हमें टाइम सेम करना होता है। टाइम सेम करना होगा। टाइम सेम करना होगा। कैसे? जो लास्ट वाला है उसी में बना लो। बनाते हैं 4 बजे। तो देखते हैं जरा। ए का 2 से 4 बजे तक 2 घंटे हो जाए, 2 आवर का वर्क। तो ए 1 घंटे में 4 काम कर रहा है,
तो 4 बजे तक कितना काम कर लेगा? 2 घंटे का 8 काम कर लिया। ठीक, बी का देख लेते हैं। बी का 3 बजे खोला गया है 3 बजे, तो यहां तक जाते जाते भाई इसको 2 घंटे हो गए तो इसको 1 घंटा होगा। 1 आवर का वर्क, 1 आवर के वर्क की बात करें तो 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में ही ये करेगा 3 काम। ठीक, 3 काम। अब क्या हुआ? ये तो हो गया। अब क्या हुआ कि हुआ ये कि हमारे पास अब टोटल 4 बज चुका है। 4 बजे तक 11 काम हो चुका है। देख लो, 11 भाग भर चुका है, भर चुका है। ठीक, अब सी भी खोल दिया गया, सी भी खोल दिया गया। देखते हैं जरा, यानी ए प्लस बी और इसके साथ सी, तो ये दोनों तो भर रहे हैं। कितना भाग? 7 भाग भैया, लेकिन ये खाली कर रहा है कितना भाग? 12। ये 7 भरते हैं, ये 12 खाली करता है, ये 7 भरते हैं, ये 12। इसका मतलब प्रति घंटा 5 भाग खाली ही हो रहा है। 5 भाग खाली हो रहा है, 5 भाग खाली हो रहा है। तो 11 भाग तो से तो ज्यादा भर नहीं पाए भाई। ये 7 भर रहे हैं, ये दोनों देखो 4 और 3 मिलाकर 7 भरते हैं, और ये भाई साहब 12 भाग खाली कर रहे हैं। सही है, तो अब टंकी तो भर नहीं पाएगी, 5 भाग एक्स्ट्रा खाली हो रही है। तो 11 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? 5 दूनी 10, 1/5। ठीक, तो 2 घंटा, और इस 1/5 को हम 60 से गुणा कर दे रहे हैं, तो हो गया 12 मिनट, यानी 2 घंटा 12 मिनट लगेगा। अब टाइम पूछे तो टाइम मतलब क्या? टाइम हमने 4 बनाया है, तो 4 बजे के बाद 2 घंटा 12 मिनट जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6:12। आंसर आपके सामने है, देख लीजिए। ठीक, समझ में आ गया आपको? देख लो, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया। 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी इसे 1 घंटे में खाली करता है। देखो भैया, 3 4 1, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 12, 3 चौको 12, 4 3 12, 1 12 12 हो गया। अच्छा, अब ये 2 बजे से 4 बजे तक इसका काम 2 घंटे का कितना हो गया? 8। इसका काम कितना हो गया? 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे का 3, तो 8 3 11 हो गया। 11 काम हो चुका है, लेकिन अब ये इसको भी खोल दिया गया। कह रहा 4 बजे, वो भी अब 4 बज गया भैया, 2 3 4, अब 4 बज गया, अब तो वो भी खुला है 4 बजे। अब 4 बजे वो कितना खाली कर रहा है? 12 भाग, और वो कितना भर रहे हैं? 7 भाग। अब 7 भाग वो भर रहे हैं, वो 12 खाली कर रहा है। 5 कहां से निकाल रहा है? एक्स्ट्रा निकाल रहा है, तो अपने पास से तो नहीं निकालेगा, टंकी से निकाल रहा होगा, यानी अब तो टंकी नहीं भरेगी, तो 11 भाग खाली होगा भरने में 2 से 1/5 घंटे। आंसर आपके सामने। ठीक, तो ये 6:12 पे टंकी पूर्णतया खाली हो जाएगी। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी निश्चित धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 और 640 है, तो धनराशि बताइए। ठीक है, The simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years and are 600 and 640 respectively, then what is the amount? Okay, देखते हैं। ऐसा है, कह रहा है आपसे किसी निश्चित धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, समान। ठीक, कैसे? देखो समझिए, ऐसा है, साधारण ब्याज, ठीक, 2 साल का है 600, यानी पहले साल 300 और दूसरे साल भी 300, टोटल मिलाकर 600 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या था? पहले साल तो 300। क्यों? क्योंकि प्रथम वर्ष एसआई और सीआई बराबर होते हैं,
SI और CI बराबर होते हैं। प्रथम वर्ष 300, लेकिन दूसरे साल तो ये 640 है, इसका मतलब 340 रहा होगा। ठीक, अब पहले तो रेट निकाल दो। चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो होता है ये है, इसमें जो बढ़ा हुआ है, ठीक, पिछला वाला मूलधन होता है और आगे वाला अमाउंट। ठीक, तो अगर हम देखें यहां पर पिछला वाला मूलधन और आगे वाला अमाउंट, तो 40 रुपए बढ़ रहा है। पहले तो रेट निकाल लो। रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। 40 रुपए बढ़ा है इंटू 100। प्रिंसिपल इसके लिए तो ये 300, समय तो 1 साल का ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, बहुत ध्यान समझिए, 40 था, हाँ 640 है, तो 40 रुपए बढ़ रहा है, तो भैया 2 जीरो काट दो, 40/3% आ गई है रेट। ठीक, 40/3% आ गई। अब कह रहा है कि भैया क्या बताना है आपको, धनराशि बतानी है, तो 40/3%, इसको हम लिख सकते हैं 40/300 यानी 4/3। तो 4/3 30 बराबर, या ऐसे कर सकते हैं 40/3% ही मान लेते हैं। 3% बराबर ब्याज दे रहा 1 साल का, कितना 300। ठीक, 0 से 0 काट दो, गुणा कर दो, तो 4% बराबर कितना आ गया, 30 या 90। ठीक, 2% बराबर भैया कितना आ गया, 45। 1% बराबर कितना आ गया, ऐसे ही देखो, 45 का आधा 22.5, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 2250। आंसर आपके सामने देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो ज़रूर आप बताइएगा। वैसे हमारे हिसाब से तो मैंने सही किया है, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या कोई गलती तो नहीं है। 300 था तो भैया ये तो हो गया 600। ठीक है, 300 340 640 रेट निकालना है, तो 400 और नीचे रखना है 340 300 इंटू 1 साल की बात हो रही है। 1 साल की 2 जीरो उड़ाए, 40/3 बिल्कुल सही है, यानी ये आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए, तो ऐसा करते हैं, आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी होली। बने रहिए SSC चर्चा पर।